सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। संसद के मानसून सत्र में उसका साफ असर भी दिखाई दे रहा है और सीमा पर भी सेना पहली बार इतनी करीब आमने सामने आ चुकी है। हालांकि चीन में सुगबुगाहट शी जिनपिंग के खिलाफ भी हो रही है। आपको बता दें, कुछ कमांडर्स ने सेना को आगे बढ़ाने की मंशा से इनकार कर दिया है। उनको ऑर्डर मिला था कि आप जहां पर भारतीय जवान तैनात हैं उन चोटियों पर कब्जा करिए। खून खराबे के ऑर्डर मिल रहे थे पीछे से, लेकिन कुछ चीनी कमांडरों ने उन ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। शी जिनपिंग के खिलाफ सुगबुगाहट शुरू है। क्या ये भारत के खिलाफ उनका फेलियर माना जाएगा, या जो हालात पूरी दुनिया में अब चीन के खिलाफ बनते जा रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, भारत हो, जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ उनके खिलाफ जो संबंध बनते जा रहे हैं और जो कठोरता आती जा रही है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को ऑप्शन ढूंढने लगी है? क्या शी जिनपिंग के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी? क्या वहां पर बगावत के सुर हैं? इसी पर आज बड़ी बहस। चीन में चित, लद्दाख में पस्त, ये कहा जा सकता है लगातार शी जिनपिंग की जो स्ट्रेटजी थी सेना को आगे बढ़ाने की, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की बढ़त से बौखला गया है चीन। भारत में घुसपैठ के रोड मैप का आर्किटेक्ट माने जा रहे शी जिनपिंग और उनकी पीएलए को लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी। चीन की आंखों में शायद अब भी 1962 के वो चलचित्र घूम रहे हैं, लेकिन लद्दाख में सेना के जवानों ने पीएलए को एहसास करा दिया कि 58 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। और रही सही गलतफहमी और गफलत को संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक संदेश देते हुए दूर कर दिया कि लद्दाख में चीन की ये हरकतें हमें मंजूर नहीं। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानता, बावजूद इसके हम मिलकर चलना चाहते हैं क्योंकि शांतिपूर्ण बातचीत से ही विवाद का समाधान हो सकता है। अगर ये नहीं तो हम अन्य परिस्थितियों के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। किसी मुगालते में, किसी गलतफहमी में चीन न रहे। सवाल ये कि क्या शी जिनपिंग को भारत के इस हौसले का गुमान नहीं था? सवाल ये भी कि संसद में संसद में जवानों को सम्मान और एकजुटता की बात, तो उधर चीन की खुफिया साजिश जिसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े लोगों के डाटा चोरी करने कर चीनी सरकार और सेना तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी मामले पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पैनल मौजूद है। ज़बरदस्त पैनल है। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विवेक मिश्रा, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। और मेजर जनरल शशि अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। राहुल, सबसे पहला सवाल आपसे, शी जिनपिंग के खिलाफ सुगबुगाहट चाइना में किस तरीके से इसको देखा जाए? और ये बहुत बड़ी बात कि आपको पीछे से ऑर्डर मिल रहा है और आपके कमांडर कह रहे हैं कि नहीं, हम दूसरे की सीमा में नहीं घुसेंगे और वहाँ खून खराबा नहीं करेंगे। ऐसी खबरें छनकर आ रही हैं। नहीं, ये खबरें काफ़ी गंभीर हैं और मैं इसको बराबर लिखता भी रहा हूँ। देखिए, चीन में जो शी जिनपिंग हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक हैं और इन्होंने चीन के संविधान में काफ़ी बड़े परिवर्तन किए और आजीवन राष्ट्रपति पद पे रहने की व्यवस्था की है अपनी। इसको समझने के लिए कि क्यों उनके विरुद्ध सुगबुगाहट है, हम लोगों को 1978 में जाना पड़ेगा। उसमें डेंग सियाओपिंग जो है कि चीन के राष्ट्रपति होते थे और वो जानते थे कि अगर एक ही व्यक्ति लंबे पीरियड तक राष्ट्रपति होगा और शक्तियों का केंद्रीकरण उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा होगा तो ये चीन के लिए सही नहीं होगा। तो उन्होंने फिक्स कर दिया था संविधान संशोधन करके कि एक व्यक्ति केवल 2 टर्म राष्ट्रपति हो सकते हैं और जब वो दूसरे टर्म में होगा तो वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा भी करेगा। लेकिन शी जिनपिंग ने 2018 में संविधान में संशोधन करके उस 2 टर्म के व्यवस्था को समाप्त किया। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी की कोई व्यवस्था नहीं की। मिलिट्री कमीशन जैसी तमाम संस्थाओं के अध्यक्ष खुद ही बन गए। तो शक्तियों का पूरा केंद्रीकरण इन्होंने किया और अपने धुर विरोधियों को बिल्कुल साइड लगाया। तो इससे जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे देखने में जरूर वो लंबे समय से हम लोग को सहज जैसा लग रहा था, लेकिन इनके इस प्रकार के एक तरफा निर्णयों से वहाँ पे असहजता काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी। और उन सब मामलों से ध्यानाकर्षण बटाने के लिए, जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में देखते रहे कि वो असफल होते हैं तो भारत की तरफ ध्यान लगाते हैं, वैसे ही उन सब मामलों से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने भारत का दाव खेला। ये आऊँगा राहुल आपके पास। लद्दाख पर बढ़ते तनाव और सेना की तैयारी पर देश को आश्वस्त करते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारतीय सीमा पर शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए हमने चीन से 1993 और 1996 में 2 बार समझौते भी किए हैं
और पालन भी किया है, लेकिन चीनी सीमा पर विश्वासघात के बीच ये बीज बोता रहा है चाइना। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने संसद में क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। डॉक्टर विवेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के खिलाफ फेलियर माना जाएगा शी जिनपिंग का, अपनी सेना का, उनकी सेना का जिस तरीके से आगे बढ़ने की मंशा थी, विस्तारवादी नीति थी, भारतीय जवानों ने हौसला बुलंद दिखाते हुए ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा चीन को कि अब क्या करना है। घिर चुका है, चारों तरफ से हमला करता है, थोप हंसता है, नहीं करता तो मुंह की खानी पड़ती है। अब ये एक जो शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं फेल तो हुई है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जैसे हर 2013 में देखें, 9 में देखें, हर गर्मी में जो है चूमर और बेपसांग में उधर से सोल्जर्स आ जाते थे। पर आपको एक बात आपको बता दूं कि वो जो चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट्स हैं वो वहाँ 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहते ऑन द चाइनीज़ साइड की तरफ। बट इस बार जो है सिचुएशन को लेके काफ़ी तैनाती उनको भी करनी पड़ रही है। और अगर आप टोपोग्राफी वहाँ का देखेंगे, जियोग्राफी, तो इंडियन साइड में थोड़ा बेहतर है। और ट्रेनिंग के हिसाब से भी इंडियन ट्रूप्स जो है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी स्किल्ड हैं मुकाबले की चाइनीज़ सोल्जर्स के मुकाबले। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, जो भी चाइना ने केबल्स वगैरह डाल रहे हैं चाइनीज़ वहाँ पे, उसके काउंटर जितने मूव्स हैं वो इंडियन सोल्जर्स भी कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट मिरर है, ड्रोन्स और कैमरे का इस्तेमाल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों सोल्जर्स के बीच में। तो ओवरऑल एक ये चाइनीज स्ट्रैटेजी जो शी जिनपिंग चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा है। और ख़ासकर जो प्रीएम्प्टिव पोजीशनिंग जो भारत के सोल्जर्स ने ली 29 और 30 और 31 के बीच में साउथ पेंगोंग त्सो पे, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसके हिसाब से अब जो है हमारे पास एक वेंटेज पॉइंट है और उस हिसाब से टॉक्स हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में ऑलरेडी मेजर जनरल शशि अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्थाना साहब, काउंटर अटैक लगातार होता रहा, अगर कूटनीति की बात करें तो लगातार बात भी होती रही और चीन को हम अपनी ताकत का एहसास भी कराते रहे। हमारे जवानों ने भी परचम लहराया, आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर अब बैटिंग कर रही है भारतीय सेना, जो कि लगातार कहती भी रही है कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन चीन इसको समझता नहीं था, चीन इसको हल्के में लेता था। लेकिन अब चीन की समझ में भी आ रहा है कि जहां सारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसके खिलाफ हो गई है, वहां भारत के खिलाफ उसकी कूटनीति कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है और इसकी आवाज उठने लगी है अंदर। देखिए, भारतीय सेना एक बहुत ही प्रोफेशनल और कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड, यानी कि लड़ाई में भारतीय सेना का बहुत एक्सपीरियंस है। ये बात ऐसा नहीं है कि चीन को नहीं मालूम था, लेकिन चीन ने एक चांस लिया था और वो चांस ये था कि चीन को ऐसा लगा कि इस समय भारत जो है वो कोरोना से, चीन में पहले कोरोना शुरू हुआ, पहले खत्म हो गया, तो उनको अब ये लगा कि भारत जिस समय कोरोना की बीमारी से बहुत ज्यादा जूझ रहा था, इकोनॉमी में भी भारत को फर्क पड़ रहा था, तो इन्होंने सोचा कि एक जो इनके प्रिंसिपल होते हैं, सामरिक प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, सुनजू की भाषा में ये लोग कहते हैं कि भाई स्ट्राइक व्हेन द एनिमी इज वीक। तो इन्हें लगा कि आज की डेट में एनिमी थोड़ा कमजोर है और इस मौके पे अतिक्रमण किया जा सकता है, और उसी का फायदा शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि भाई मैं हर जगह अतिक्रमण करूं, चाहे वो साउथ चाइना सी है, चाहे वो लद्दाख का बॉर्डर है, और चाहे वो और ईस्ट चाइना सी है, और बाकी के इलाके भी उन्होंने इस किस्म की कोशिश करने की ठानी। लेकिन ये जो उनके अतिक्रमण का प्लान था, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक इसमें बनी है भारतीय सेना, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस किस्म से एकदम मिरर इमेजिंग डिप्लॉयमेंट करा, जहां तक उन्होंने अतिक्रमण किया था उस इलाके में जहां उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक नहीं होना चाहिए था, वो इलाका पेट्रोलिंग के लिए था,
उस इलाके में जब ये लोग आके बैठ गए तो उस जगह पर ही उनको रोक दिया गया। और उसके बाद जिस किस्म की ऑफेंसिव एक्शन भारत ने दिखाया, और जहां जहां जैसे 15 जून को भी जो कुछ भी हुआ उसमें भी चीनी सैनिक बहुत ज्यादा तादाद में घायल हुए हैं और मारे गए हैं, लेकिन चीन ने उनको छुपा दिया क्योंकि अनप्रोफेशनल फोर्स है। दूसरी मुसीबत उनके साथ क्या है कि हान चीनी जो हैं ये तिब्बत वो उसको अपनी धरती नहीं मानते हैं। चीन की सेना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेना है, ना कि जैसे भारत की सेना देश की सेना है। उनकी सेना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इंटरेस्ट फॉलो करती है। दूसरी चीज वहां वन चाइना पॉलिसी है, लोग मरने को तैयार नहीं है इतनी आसानी से। भारतीय सेना में जज्बा है, तो ये इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। और वही चीजों का अभी असर है जब आप देखेंगे कि जब भारत ने एक स्ट्रांग रुख दिखाया तो अब चीन को सबसे पहले तो घबराहट हुई। दूसरी चीज क्या है कि भारत के स्ट्रांग रुख से पूरे वर्ल्ड में उनके खिलाफ रुख बहुत तगड़ा हो गया। हमने 59 ऐप्स बैन किए शुरू में, उसके बाद ज्यादा बैन किए, पूरे वर्ल्ड में वो कहानी शुरू हो गई। हमने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड ने जवाब देना शुरू किया। हमने जब अपनी डिप्लॉयमेंट अंडमान निकोबार और नेवल इलाके में शुरू करी, उस टाइम में आप देखेंगे वियतनाम और बाकी जो सेनाएं हैं वो भी अपना जो है उनका भी रुख कड़ा होना शुरू हो गया आज की डेट में। तो भारत ने एक इस किस्म का एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई कोरोना हो या ना हो, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में अपनी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके साथ किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। इमेज बिल्डअप हुई है इंडिया की फोर्सेस की तो पहले से ही थी, लेकिन अगर राजनीति की बात करें या सरकार की बात करें, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को देखने लगा है। जिस तरीके से चीन की आंख में आंख डाल के बात हुई है, जयशंकर ने 2 टूक कह दिया, रक्षा मंत्री अब चीन को धमकाने लगे हैं, हमारी फोर्सेज जो हैं वो चढ़ के बात कर रही हैं। नहीं, देखिए काफ़ी कुछ बदला है। चीन को समझने की ज़रूरत है कि वो भारत को घेरते घेरते खुद ही कब घिर गया उसे पता नहीं चला। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी चाइना का बहुत लंबे समय से पढ़ाते आ रहे थे, लेकिन अगर अभी इस समय देखें तो उसके 2 सप्लाई लाइन हैं उसके। एक तो सीपैक जहाँ से कि ग्वादर पोर्ट से उसको सप्लाई जाना है, और दूसरा जो है कि वो मलक्का स्ट्रेट से जो है, मलक्का स्ट्रेट के पास भी अंडमान निकोबार में भारतीय फौज ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत की है। और सीपैक का पूरा मामला जो है कि वो लद्दाख के क्षेत्र में चल रहा है, जो तनाव का मुख्य कारण वो भी है, वो हिस्सा भी है। तो अगर कुछ भी एग्रेशन और बढ़ता है तो हम लोग सक्षम है कि उस दोनों सप्लाई लाइन को, चीन को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो भारतीय सेना है, देखिए 1980 के दशक से ही हम लोग देख रहे हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में जो दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध की भूमि है, भारत वहाँ पे सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ता रहा है। तो हमारे पास पूरा स्किल है, पूरा एक्सपीरियंस है इस तरह के ऊंचे क्षेत्रों में लड़ने का। जबकि 1979 के वियतनाम वार के बाद चीन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, वो केवल मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। और इस समय जबकि 2018 से चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, तो उसी समय से चीन की स्थिति बिगड़ रही थी। कोरोना आने के बाद संपूर्ण विश्व समुदाय उसके विरुद्ध है। ऐसे स्थिति में उसने ये जो भारत से संबंधित दाव चला वो उसको बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। यानी इस समय बिना मांगे भारत को संपूर्ण विश्व का समर्थन भी मिल रहा है और वो अलग थलग पड़ रहा है। अब चीन फेस सेविंग का कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहा है कि जहां से वो इस पूरे मामले से हट जाए। लेकिन जिस तरह से चीन के अंदर आंतरिक गतिविधियां देख रहे हैं या हांगकांग में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सब मामलों से शी जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षाएं वो फंसती जा रही हैं। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि शी जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम रहा है, उसको वहां के कई बैंकों ने फंडिंग करने से मना कर दिया है उसको, कि उसका कोई बहुत स्वर्णिम भविष्य उनको नहीं दिख रहा है। जबकि देखिए हम लोगों के पड़ोसियों के ऊपर भी दबाव डाल के, चाहे वो पाकिस्तान तो है ही शामिल उसमें, नेपाल को भी शामिल किया, बांग्लादेश को भी शामिल किया, तो वो उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी शी जिनपिंग का वो फंस चुका है। उनको समझना चाहिए कि विस्तारवाद की नीति इस समय दुनिया में नहीं चलेगी। अगर वो आर्थिक शक्ति, जो भी चीज शक्तियां बनना चाहते हैं, तो उनको विश्व को लेके चलना पड़ेगा। ये रणनीति उनकी गलत रणनीति है। विवेक, समझना ये भी चाहेंगे भारत के खिलाफ जो उनकी रणनीति थी वो कहीं ना कहीं अब उस पर बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं। जितना कमज़ोर समझा था, जैसा कि मेजर जनरल शशि अस्थाना भी कह रहे थे कि अगर आपका दुश्मन कमज़ोर हो तो उसको उसी समय काबू में कर लिया जाए। अब ये हालात भारत के नहीं है। कोरोना से तो लड़ ही रहा था, लेकिन चीन में भी आंख में आंख डालकर बात की है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सेनाएं हैं वो भी ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में है और देश पूरी तरह से तैयार अगर चीन कोई गुस्ताखी करता। रक्षा मंत्री बार बार ये कहते हैं। लगता है आपको अब चीन उस जगह पर आ गया जहाँ कुछ महीने पहले भारत खड़ा था और ये कहा जा रहा था कि कमज़ोर है तो दबा दो। अब चीन उतना कमज़ोर दिखाई दे रहा है क्योंकि तमाम मुल्क इस वक्त उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भारत को यह मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, ये एक मौका है भारत के हाथ में।
जब आप शुरू में इस विवाद के शुरू में जाएंगे तो 2 पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो कि ये जो पूरा रोड है दौलत बेग ओल्डी से लेके दरबुक श्योक तक, ये विवाद चाइना के हिसाब से तब शुरू हुई जब एक ट्रिब्यूटरी रोड बना रहे थे दौलत बेग ओल्डी से पॉइंट PP14 की तरफ। अब वहाँ पे क्या था कि चाइना अब अभी तक वहाँ पे सारा रोड पे क्या जा रहा है, क्या मटेरियल लॉजिस्टिक्स जा रहे हैं, ये दिख रहा था उनको। इस रोड के बनने से वो अब नहीं दिख पा रहा है। इस बात को भी क्लियर कर दिया तो ये तिलमिलाहट तो थी। दूसरी, मैं अपने पूर्व वक्ता से एक पॉइंट जो उन्होंने कहा कि CPEC जो है दौलत बेग ओल्डी में जो हमारा बेस है, एयर बेस, वहाँ से जो काराकोरम पास है, जो कि जिसको बोलते हैं नेक ऑफ CPEC, वो बस 13 किलोमीटर है। तो तिलमिलाहट तो है ही, और वहाँ पे अगर इतना मेजर डिप्लॉयमेंट है तो चाइना को बिल्कुल बहुत बड़ी तिलमिलाहट है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि दुनिया भर में चीन को घेरने की बात चल रही है, आप देखेंगे कि एक मध्य देशों का एक समूह ऊपर उठ के आ रहा है जो पूरे सप्लाई लाइंस को चाइना से रिलोकेट कर रहा है। भारत ने खुद 63 देशों का एक लिस्ट बनाया है जिसमें ग्रेजुअली 5 से 8 साल तक जो चाइना से हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा। और ये देश साउथ ईस्ट एशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है। तो सप्लाई लाइंस को 5 से 8 साल में हम रिप्लेस कर रहे हैं। और हम ही नहीं, आप देखेंगे कि हर रोज़ अमेरिका करीबन 1000 चाइनीज नेशनल्स पे जो है किसी तरह का प्रतिबंध लगा रहा है, सैंक्शंस। तो और फ्रांस एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा है। वो फ्रांस की रक्षा मंत्री जो आई थी उन्होंने ये साफ कर दिया है। तो एक ग्लोबल कोalition तो बन ही रहा है चाइना के खिलाफ। प्लस अगर आप चाइना के अंदरूनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बड़ी शॉर्टेज हो रही है आजकल, क्योंकि वियतनाम ने राइस बंद कर दिया है। राइस का प्रोडक्शन वहाँ वियतनाम से काफ़ी इंपोर्ट करते हैं वो। वियतनाम ने बंद कर दिया है कोविड की वजह से। काफ़ी और देशों ने काफ़ी चीज़ें बंद की है। ऑस्ट्रेलिया ने वाइन बंद कर दिया है। और तो इनसे जो फूड शॉर्टेज एक चाइना में हो रहा है, उससे शी जिनपिंग ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अपने प्लेट में जब आप खाएं तो एक दाना नहीं छूटना चाहिए। इससे पता चलता है कि कितने कंस्ट्रेंट्स ना बस मिलिट्री बट फूड कंस्ट्रेंट्स अंदर में कितने हैं। तो ये सब मिला के और अमेरिका एक संघ को लीड कर रहा है इस रीजन में, जो कि फ्रांस, यूके और जापान और भारत के साथ काफ़ी 2+2 भी मीटिंग आने वाली है अभी अक्टूबर में, प्लस एक क्वाड मीटिंग आने वाली है। ये दोनों मीटिंग अहम होगी ये डिसाइड करने में कि अगला क्या कदम चाइना के अगेंस्ट क्या होगा। कुछ एक ओपन स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेप्स मेरे ख्याल से बोथ क्वाड और 2+2 मीटिंग में जो कि जयशंकर और पोम्पियो और राजनाथ सिंह के बीच होगी, वो काफ़ी अहम होगी। आऊँगा मेजर अस्थाना, यहाँ समझना ये भी चाहेंगे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ताइवान लगातार ऐसे मुल्क हैं जो कि चीन से खासे नाराज़ हैं और एकजुटता इन मुल्कों में दिखाई दी जा रही है, खासकर चीन के खिलाफ। ऐसे में ये भी एक बड़ी विफलता है कि आपके सारे पड़ोसी मुल्क आपकी विस्तारवादी नीति से परेशान हो गए हैं और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अपने आप को फेस सेविंग करने के अलावा। ये बात सही है। अगर आप स्क्वाड की जो कंपोजिशन है, अगर आप उसको देखें तो ये एक सारी एंग्री डेमोक्रेसीज हैं जो भी क्वाड में शामिल है, और ये सारी के सारी जो हैं वो चीन की विस्तारवादी नीति से प्रभावित है। और इन सब में अभी तक, पहले आप देखेंगे कि पहले कुछ समय तक क्वाड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी राजनयिक लेवल से पहले, फिर उसके बाद उसको फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर पहुंचा दिया गया। लेकिन अब पूरी इस किस्म से बात चल रही है कि भाई क्वाड को जो है वो एक तरीके से दांत दिए जाए, टीथ शुड बी गिवन टू क्वाड। मतलब उसको जो है एक तरीके से सैन्य अलायंस के तौर पे देखा जाए, सैन्य ग्रुपिंग के तौर पे देखा जाए। और उसमें अभी आप ये देखिए, क्योंकि पहला सिग्नल नजर आ रहा है कि हमने अभी मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना शुरू किया है। तो इसका मतलब इंटरऑपरेबिलिटी नेवी की तरफ से बढ़ रही है इंडो पैसिफिक में काम करने के लिए। ये चीन को बहुत ज्यादा घबराहट देती है, क्योंकि चीन की सारी सप्लाई लाइन जो है वो इंडियन ओशियन से होती हुई जाती है। CPEC के मेरे साथी प्रवक्ता ने बात करी, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। CPEC सिर्फ 10% से ज्यादा चीन का सामान नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि CPEC की सबसे पहले तो चढ़ाई ऊपर की तरफ है।
दूसरी बात, सीपीईसी में आधे से ज्यादा पैसा जो लगा हुआ है वो लगा है बिजली पैदा करने के लिए, और वो बिजली इतनी महंगी होगी कि पाकिस्तान खरीद नहीं पाएगा, वो शिंजियांग से जाएगी वापस। चीन का जो सीपीईसी का जो ग्वादार का इलाका है वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा था ताकि गल्फ में वो अपना जो सोर्सेज है उनको सिक्योर कर सके, वो भी ब्लॉकेट किए जा सकते हैं। एक कैलकुलेशन है छोटी सी कि अगर चीन जो है अपना सामान समुद्र से ले जाता है तो वो तकरीबन अगर उसको $2 पर यूनिट माना जाए तो सीपीईसी से वो $20 पर यूनिट हो जाता है। इतना महंगा पड़ता है अगर उसे मेनलैंड जाना है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव। आऊँगा आपके पास अस्थाना साहब। राहुल, आने वाले महीनों में कड़ाके की सर्दी होने वाली है। चीन की इंटेंशन यही होगी कि इस वक्त इस क्लैश को थोड़ा लटका दिया जाए, अमेरिका के चुनाव ख़त्म हो जाएं। अमेरिका के चुनाव ख़त्म होने के बाद अमेरिका भी कुछ लचीला रुख अख्तियार कर सकता है और साथ साथ सर्द मौसम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतने सर्द मौसम में कहीं ना कहीं भारतीय फ़ौज को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी लड़ाई लड़ने में। देखिए, संयोग से लद्दाख के क्षेत्र में जो पेंगोंग एरिया है वहाँ पे मैं कम से कम 3-4 बार भीषण ठंड में मैं वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है -40 के टेम्परेचर में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये एक्सपीरियंस चीनी सैनिकों को नहीं है। चीन को समझना चाहिए 1962 के केवल 5 साल बाद यानी 67 में भी उसको भारत से कठोर शिकस्त मिली थी। अभी के गोलाबारी के पहले 75 में आखिरी गोलाबारी हुई थी 2020 से पहले, उसमें भी जब चीन ने भारत की तरफ आंखें दिखाई थी तो हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीधे सीधे जो है कि सिक्किम का भारत में विलय कर दिया था उसमें चीन के बाद, तनाव के बाद। उसके लिए संविधान में 35वां संशोधन करके उनको संयुक्त राज्य बनाया गया था। 86 में फिर से चीन के साथ जब तनाव हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट बनाया गया। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि चीन के साथ जब तनाव हुआ है तो भारत सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं कई, और चीन की घेराबंदी ना केवल हम लोग कूटनीतिक स्तर पर कर रहे हैं, हमारी सेना भी काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं। तो चीन को भारत से हर 1962 के बाद हर बार उसको भारत से भिड़ंत काफ़ी महंगा पड़ा है, और इस बार भी उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल ठंड में काफ़ी ऊंचाइयों के लड़ाई को लड़ने के लिए अभ्यस्त है, मुंह तोड़ जवाब देने में पूर्णतः सक्षम है, और कूटनीतिक लड़ाई में भी हम लोग काफ़ी ऊपर हैं इस समय। तो ये चीज़ सोचना कि नहीं, भारत के लिए काफ़ी कमज़ोर स्थिति है, भारत का ग्रोथ रेट काफ़ी निगेटिव चल रहा है, तमाम अन्य स्थितियाँ हैं, तो ऐसे स्थिति में हमारी सुरक्षा कमज़ोर होगी। दोनों दो अलग अलग स्थितियाँ हैं, और इस स्थिति के लिए मुझे लगता है सरकार पूरी मजबूत है। बस सरकार को केवल एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि चीन के साथ जब आप वार्ता करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। वो वार्ता में समय ज़्यादा लंबा लेते हैं, हम लोग सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को, और उसमें सहमति कुछ मुद्दों पर पे निकलती है, लंबा काफ़ी खींचता है, और उसको वो जमीन पे क्रियान्वित भी नहीं करते हैं। तो उनके वार्ताओं पे ज़्यादा भरोसा ना करें, और भारत सरकार ये कर भी रही है कि वार्ता पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के रिक्वेस्ट पे संघाई सहयोग संगठन में बैठक हो रही थी, तब भी उस समय चीन ने जो है कि 5 जो है अरुणाचल के युवकों का अपहरण कर लिया। पहले तो उन्होंने कहा कि वो अपने ही देश घूमने के लिए आए, बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया दबाव में आकर, फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो जासूसी कर रहे थे। तो उनके स्टेटमेंट और बयान लगातार बदलते रहते हैं। डॉक्टर विवेक, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उस पार्टी के अंदर भी शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, विरोधी स्वर उठने लगे हैं कि इतना ताकतवर आपको बनाया गया, बावजूद उसके कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो चीन की बदनामी हो रही है, जो चीन बैकफुट पर आ चुका है, व्यापार ख़त्म हो चुका है, वहाँ की जीडीपी को भी नुकसान पहुँचा है, वहाँ खाने की दिक्कतें हो रही हैं और तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। कई देशों ने बड़े बड़े जो डील्स थी वो रद्द कर दी हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की कुर्सी को लेकर भी उनको उठाना पड़ सकता है। जी, आप देखेंगे जो अभी हाल में 1-2 क्रिटिसिज्म आए शी जिनपिंग के। एक तो बीजिंग में ही थिंक टैंक है, वहाँ पे एक प्रोफेसर बेस्ड हैं, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है। एक महिला प्रोफेसर ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। तो अंदर से बातें उठ रही है, और ऐसे लेवल पे उठ रही है जो कि लोगों में एक विश्वास पैदा करेंगी, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल क्लास है। अगर ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो लोग विश्वास तो करेंगे ही। तो अंदरूनी क्रिटिसिज्म तो हो ही रही है। एक ब्लॉग भी लिखा गया था जिसको तुरंत ही वाइडू ने हटा दिया, लेकिन तब तक वो काफ़ी सर्कुलेट हो गया था शी जिनपिंग के खिलाफ। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, और इसका खामियाजा जो है केंद्रीकरण, उन्होंने आजीवन अपने आप को एक प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो है ही, क्योंकि और आप साथ में मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए हैं, हॉस्टाइल मल्टीपल फ्रंट्स। आप इतने देशों से एक साथ
हॉस्टिलिटी बरकरार रखना ये संभव ही नहीं है। और अंदर में भी डोमेस्टिक, पहले तो सोचा गया कि डोमेस्टिक जो अंदर में बातें हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए बाहर में फ्रंट्स खोल दिए हैं, लेकिन वो बाहर में भी जब इतनी परेशानियां होंगी चीन को जो हो रही हैं, तो फिर तो ये डुअल फ्रंट वॉर हो जाएगा चाइना के लिए खुद ही, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो ये चीन के लिए एक बड़ी, खासकर शी जिनपिंग के लिए एक बड़ी चैलेंज है। प्लस ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे तो लीडर्स जो है, एंगेला मर्केल हो गई, कनाडा के ट्रूडो हो गए, इनसे इनकी बनी नहीं रही है। वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं ये काफ़ी हो चुका है इन लोगों में, खासकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी फ्लॉप हो रही है उनके लिए, और अंदरूनी तो दिक्कतें हुई हैं। मेजर अस्थाना, अगर विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की बात की जाए तो शी जिनपिंग एक ऐसे राष्ट्रपति जिनको सबसे ज़्यादा ताकत दी गई, आजीवन वो कुर्सी पर काबिज रहेंगे, सबसे ज़्यादा ताकतवर राष्ट्रपति, जो वो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर होगी, सेना उनके अंडर, तमाम सरकार, तमाम प्रशासन उनके अंडर। लेकिन बावजूद टाइमिंग भी सही था, उधर से कोरोना हुआ, चाइना में कोरोना ठीक होता चला गया, उसके बाद दुनिया में फैलता चला गया, तो उसके साथ साथ अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की मंशा थी इनकी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी भारत के फ्रंट पर, तमाम और फ्रंट पर, और उसी का खामियाजा अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में चीन में बगावत के तौर पर दिखाई दे सकता है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ऐसा जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने उन्होंने अपने आप को चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग घोषित कर दिया। एक टाइम पे उनके पास तकरीबन 11 से 12 अपॉइंटमेंट थे, और जो सबसे पावरफुल अपॉइंटमेंट है जैसे चेयरमैन सीएमसी होता है वो इनके पास था। और इस किस्म से उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को, जिसे बोलते हैं, कोर लीडर घोषित किया। कोर लीडर का मतलब होता है कि अगर आप उनसे डिसएग्री करेंगे तो आपको जेल में होना चाहिए, ये वहां की नीति है। उस मुताबिक ये सब होने के कारण एक इन्होंने एंटी करप्शन ड्राइव निकाला, और एंटी करप्शन ड्राइव में क्या करा कि जितने भी इनके जो भी पोटेंशियल थ्रेट थे, जो इनके इंटरनल कुर्सी के लिए इनको जो खतरा नजर आ रहे थे, उस समय खतरा या उसके बाद कभी भी जो खतरा बन सकते थे, उन सबको इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। और उसके बाद शुरू में तो जनता को बहुत अच्छा लगा कि नहीं नहीं, अब एंटी करप्शन ड्राइव बड़ी अच्छी ड्राइव है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सारा अपोजिशन एक तरीके से इन्होंने साफ कर दिया, तो अब क्या हुआ है कि सीसीपी में 3 किस्म के गुट बने हैं। एक गुट तो है वो शी जिनपिंग के साथ है, एक गुट है जो बीजिंग वालों के साथ है, एक गुट है जो शंघाई वालों के साथ है। 3 ऐसे बड़े गुट वहां पे उभर के सामने आ रहे हैं सीसीपी में। और बाकी के अभी जो प्लेनरी सेशन थे वो इसीलिए घबरा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब जयशंकर गए थे तो ये सभी भारत शंघाई कॉर्पोरेशन में कोई बात करने के कोई इंटरेस्ट में था नहीं, लेकिन इन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि अगर किसी तरीके से भारत से थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है तो जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें शी जिनपिंग कुछ दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा अतिक्रमण भी किया, मेरी सेना भी पीछे नहीं आई, हम अभी भी अंदर हैं, और हमारा जो है क्या कहते हैं, हमने भारत को कुछ इस तरीके से ऐसे करके दिखा दिया। लेकिन सवाल इस चीज का है कि जब ये साउथ प्योंगयांग के साउथ में जिस किस्म के एक्शन लिए, और उसके बाद हमारी टुकड़ियां जाके सिंगापुर के भी ऊपर की पहाड़ियों में, ऊपर ग्रीन टॉप है और उसके भी ऊपर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जाके बैठ गई, तो इस किस्म के एक्शन हो रहे हैं, तो इन्होंने फिर थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाया। शी जिनपिंग ने बहुत प्रेशर डाला अपने पीएलए वालों के ऊपर कि किसी भी तरीके से आप जो है किसी चोटी के ऊपर कब्जा कर लीजिए, तो एक जिसे बोलते हैं प्रोबिंग एक्शन, जहां आगे बढ़िए आप थोड़ा थोड़ा, जहां आपको लगता है कि खाली है या कमजोर है वहां जाके बैठ जाइए। लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय, चलिए, चीन जिस तरीके से चालबाजी करता था उस तरीके से अब भारतीय सेना ने भी चीन को चकमा देकर चौकियों पर कब्जा किया है, और पीछे की तरफ बैकफुट पर धकेलने के लिए चीन को कहीं ना कहीं बाधित किया है। क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा आने वाले महीनों में? सर्दी वहाँ पर बढ़ेगी, दोनों सेनाएं डटेंगी, कितनी डट पाएगी चीन की सेना भारतीय सेना के सामने, और सर्दी बीत जाने के बाद चीन का क्या कुछ रोल हो सकता है, चीन क्या कुछ और एग्रेसिव होगा? और हमारी सेनाओं की तैयारी पूरी है, लगातार रक्षा मंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। मेजर अस्थाना, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर विवेक मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।